Hello students, myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट्स आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं आइसोक्विनोलिन। देखो, अगर अपन लोग आइसोक्विनोलिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है। एक होती है बेंजीन रिंग और एक होती है पिरिडीन रिंग। अगर अपन नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से तो नंबरिंग स्टार्ट होगी इस पोजीशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है सेकंड, जबकि क्विनोलिन के अंदर नाइट्रोजन की पोजीशन होती थी 1। इसी वजह से आइसोक्विनोलिन को अपन क्विनोलिन का एक आइसोमर मानते हैं। इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो कैसे कैसे होगा ये मैं आपको क्विनोलिन में डिटेल में बता चुकी हूँ। बेंजोसिपिरिडीन इसको अपन कह सकते हैं, 2-एज़ा-नैप्थलीन इसको कह सकते हैं, 2-बेंजाजीन इसको अपन कह सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो मेथड है वो है बिशलर-नेपियरलास की सिंथेसिस। इस मेथड में अपन क्या करने वाले हैं, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन की रिएक्शन 3 स्टेप में कराएंगे। फर्स्ट स्टेप में एसाइलेशन, सेकेंड स्टेप में P2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, थर्ड स्टेप में पैलेडियम कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा 1-एल्काइल आइसोक्विनोलिन। अब देखो मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। अपने पास जो बीटा फिनाइल इथाइल अमीन है, जब इसकी रिएक्शन अपन ने फर्स्ट स्टेप में कराई असाइल क्लोराइड के साथ, तो असाइल क्लोराइड से तो आएगा Cl और अमीन से आएगा H, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। इस रिएक्शन को कहा जाता है असाइलेशन। अगर अपन इसको असाइलेशन कह रहे हैं यानी कि नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, असाइल ग्रुप, यानी कि C++OR। अब ये जो मॉलिक्यूल अपने को यहाँ मिला इसमें टोटोमेरिज्म होगी, और टोटोमेरिज्म में ये डबल बॉन्ड तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है अपना ये आके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो ये देखो टोटोमेरिज्म होती है और अपने को इसकी टोटोमेरिक स्ट्रक्चर मिलती है। अब इस टोटोमेरिक स्ट्रक्चर को अपन P2O5 के प्रेजेंस में रख रहे हैं। जैसे ही P2O5 के प्रेजेंस में रखेंगे अपने को पता है ये डिहाइड्रेशन का काम करेगा, तो यहाँ से OH और रिंग से H2O की फॉर्म में हो जाएंगे बाहर, और जैसे ही ये बाहर होंगे यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। इस वजह से इस डिहाइड्रेशन को कहा जा रहा है साइक्लिक डिहाइड्रेशन। अब क्या होगा, अपने पास जो ये प्रोडक्ट है इसको अपन ने रखा पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में। अपने को पता है पैलेडियम कार्बन किसका काम करता है, डिहाइड्रोजनेशन का, और डिहाइड्रोजनेशन होगा इन दोनों कार्बन पे से। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और अपने को मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट 1-एल्काइल आइसोक्विनोलिन। अब आता है अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। इसमें भी अपन ने वही बीटा फिनाइल इथाइल अमीन लिया है, इसकी रिएक्शन 3 स्टेप में कराई है। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया है, एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई है। सेकेंड स्टेप में अपन ने एसिडिक मीडियम को कंटिन्यू किया है। थर्ड स्टेप में अपन ने इसकी रिएक्शन पैलेडियम और कार्बन के साथ कराई है। तो वापस से अपने को यहाँ मिल रहा है आइसोक्विनोलिन, जिसकी 1 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, R। अब मैकेनिज्म क्या कहती है कि जब अपन ने बीटा फिनाइल इथाइल अमीन को एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो एल्डिहाइड से तो O और अमीन से 2 हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, और ये जब बाहर होगा तो देखो नाइट्रोजन से सीधा सीधा क्या अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड CRH। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को आगे एसिडिक मीडियम में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम से H+ आके इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। जैसे ही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन इन डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। देखो मैंने इस एरो पे फर्स्ट नंबर लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये रिंग पे जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होके आ जाएंगे इस कार्बन पे। तो देखो यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल गई। जैसे ही यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है तो इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है।
अब अपने को पता है अगर एरोमेटिसिटी लूज हो गई यानी कि मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल होगा, उसको चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए ये जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो यहाँ तो आ जाएंगे डबल बॉन्ड, और ये जो H था वो H प्लस की फॉर्म में सोल्यूशन में बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने को जो स्ट्रक्चर मिली इसके अंदर अपन करा रहे हैं डीहाइड्रोजिनेशन, वो भी पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। और ये डीहाइड्रोजिनेशन पहले तो होगा इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ से H और यहाँ से H निकल के एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इसके बाद में डीहाइड्रोजिनेशन होगा इन दोनों कार्बन पे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, और अपने को मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट आइसोक्विनोल। अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की। स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक साइक्लर प्लेनर स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल होता है। इसका हर एटम देखो sp2 हाइब्रिड है, आप कोई सा भी इसका एटम उठा सकते हैं, सब sp2 हाइब्रिड है। टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि ये मॉलिक्यूल नेचर में कैसा हो गया अपना, एरोमेटिक। अब बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, और लास्ट अपना होगा रिडक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पहले अपन बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी। अपने पास दो रिंग है, एक है बेंजीन रिंग और एक है पिरिडीन रिंग। और अपन अच्छे से जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 1, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 एटम पे डीलोकलाइज होते हैं, जबकि पिरिडीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 1 से कम होती है। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 एटम पे डीलोकलाइज होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 की जगह उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करें तो पिरिडीन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है और ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अपन बेंजीन रिंग को प्रेफर करते हैं। अब देखो बेंजीन में भी दो पोजीशन है जो अपन ले रहे हैं, C5 और C8 को अपन ने एक पोजीशन माना है और C6 और C7 को अपन ने एक पोजीशन माना है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन से ये चेक करने वाले हैं कि अपने को किस पोजीशन पे अटैक कराना चाहिए। अब देखो आइसोक्विनोलिन जब भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करती है एसिडिक मीडियम में करती है। एसिडिक मीडियम में अपने को पता है H प्लस प्रेजेंट होता है और ये H प्लस इस नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराने के लिए आइसोक्विनोलिन का आयन भी काम में ले सकते हैं। तो देखो अब अपन ने क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल का C5 या C8 पे अटैक करा है। अब देखो अगर अपन C5 पर अटैक करा रहे हैं इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा और पीछे कौन सा चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव। ये देखो, तो जहां नेगेटिव आया वहां तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके अटैच हो गया और पीछे जो पॉजिटिव छूटा है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा तो अपने को एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये तो C5 अटैक हुआ। सेम इसी तरीके से अपन C8 वाला अटैक करा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने 8 वाली पोजीशन पे शिफ्ट किया तो यहाँ नेगेटिव आया, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया पीछे छूट गया पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में था इस डबल बॉन्ड के साथ तो इसने एक नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। अब देखो आप चाहे C5 अटैक कराएं या फिर C8 अटैक कराएं, दोनों के अंदर ही आप चेक करें, यहाँ पे भी इस पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी बनी हुई है, यहाँ पे भी पिरिडीन की एरोमेटिसिटी बनी हुई है। इसका मतलब ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिली है अटैक से वो अपने आप में क्या है, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा C6 और C7 की कंडीशन में नहीं होता। C6 और C7 में क्या होता है, जैसे अपन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया C6 की तरफ तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया C6 पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस जगह पे। अब ये पॉजिटिव क्या करता है, इस रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो जब ये इस रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा तो ये इधर शिफ्ट होके आएंगे, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब देखो जैसे ही इसकी नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो इस पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी जा चुकी होती है। इसका मतलब इस तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होती है। तो अगर अटैक के बाद में अपने को लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है तो अपन इस तरीके के अटैक को प्रेफर ही नहीं करेंगे, यानी प्रेफरेंस दी जाएगी C5 और C8 अटैक, ठीक है।
अब C5 और C8 में भी अपन क्या करते हैं, C5 वाली पोजीशन को प्रेफर करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि देखो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज जो आया है वो नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा दूर है, जबकि यहाँ जो पॉजिटिव आया है वो नाइट्रोजन के बहुत ज़्यादा पास में है। और अपने को पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है। तो इस वजह से जो दोनों में से अटैक प्रेफर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, C5। ठीक है, अब वही अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। नाइट्रेशन कराया है तो देखो NO2 कहाँ जुड़ गया, C5 पे और C8 पे। इसी तरीके से अगर सल्फोनेशन कराएं तो SO3H कहाँ जुड़ जाएगा, C5 पे और C8 पे। ब्रोमिनेशन से C5 प्रोडक्ट मिल रहा है, क्लोरिनेशन से अपने को भी सिर्फ C5 प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही सबसे पहले रिएक्टिविटी की बात होगी। रिएक्टिविटी अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक में अभी डिस्कस की है, तो न्यूक्लियोफिलिक के केस में एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन यहाँ होगी पर किस पोजीशन पे होगी, देखो ये जो मैंने प्रेफर का साइन लगाया है वो इस रिंग के लिए लगाया है, इस 4 पोजीशन के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ जो पोजीशन प्रेफर की जाती है वो C1 और C3 में से अपने को चेक करनी है। अब देखो सबसे पहले अपन C1 पे अटैक करा रहे हैं, यानी कि C1 पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉन को अपन ने शिफ्ट कर दिया इस तरफ। जैसे ही शिफ्ट किया नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव आ गया, 1 पे पॉजिटिव आ गया। जैसे ही 1 पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को जगह देगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ आके जुड़ जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा और नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो देखो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो अभी भी बनी हुई है, यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला अटैक हो गया। तो इस अटैक को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रिफर कर रहे हैं। जबकि C3 अटैक में क्या हो रहा है, C3 अटैक में जब अपन ने C3 पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना था तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया तो नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और C3 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, जब रेजोनेंस में जाएगा तो इस रेजोनेंस की वजह से इस रिंग की एरोमेटिसिटी पहले से ही डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि अटैक कराने के लिए इस बॉन्ड को अपने को यहाँ लाना पड़ा। और जब इस बॉन्ड को यहाँ अपन ला रहे हैं तो इस रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो पहले से ही जा चुकी है। इसका मतलब इस तरीके का जो अटैक है वो क्या माना जाएगा, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से कम प्रेफर माना जाएगा। अब देखो अपन ने यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल लिए हैं। एन ब्यूटाइल लिथियम लिया है, CH3 MgI लिया है, NaNH2 लिया है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो देखो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ब्यूटाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप और NH2, और ये सब कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ गए हैं, 1 पोजीशन। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड केमिकल रिएक्शन की, जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अपन क्या कर रहे हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। KMnO4 एक बार अपन ने लिया है बेसिक मीडियम में, एक बार अपन ने लिया है न्यूट्रल मीडियम में। तो जब अपन बेसिक मीडियम में ले रहे हैं तो ये जो दोनों रिंग है ये टूट के कन्वर्ट हो जाती है थैलिक एसिड में और पिरीडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर अपन KMnO4 ले रहे हैं न्यूट्रल मीडियम में तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है थैलीमाइड। अब बात कर रहे हैं अपन रिडक्शन की। रिडक्शन कराने के लिए सबसे पहले अपन ने जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया है वो है डाइथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब अपन काम में लेते हैं तो इस बॉन्ड का रिडक्शन होता है, तो एक H यहाँ जुड़ेगा एक नाइट्रोजन पे, तो अपने को मिल जाएगा 1,2 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगला जो रिडक्शन अपन कर रहे हैं वो सोडियम और C2H5OH की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ये जो रिडक्शन होगा वो इस बॉन्ड के साथ साथ इस बॉन्ड का भी होगा। तो देखो 4 पोजीशन पे HH आएगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H, इधर भी H और इधर भी H। तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अब अगला जो अपना रिडक्शन है वो अपन करा रहे हैं हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। एसिडिक मीडियम अपन ने यहाँ लिया है। तो जब इस तरीके के रिएजेंट अपन काम में लेते हैं तो पिरीडीन रिंग पे रिडक्शन ना होके बेंजीन रिंग पे रिडक्शन होता है। तो बेंजीन के अंदर ये जो 2 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं इन दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो इस पोजीशन पे, इस पे, इस पे, इन 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है अपना 5 6 7 है टेट्राहाइड्रो। आपको पता है ये 5 पोजीशन होती है, ये 6 पोजीशन होती है, ये 7 पोजीशन होती है, ये 8 पोजीशन होती है।
तो 5, 6, 7, 8 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन अपने को मिल जाएगा। तो ये तो था आज का अपना टॉपिक आइसोक्विनोलिन, जिसके अंदर अपन ने आइसोक्विनोलिन की सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात की, अपन ने उसको अलग अलग तरीके से नेमिंग दी, फिर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी, उसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करी। केमिकल रिएक्शंस में अपन ने 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी है। तो ये आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना।